नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शकील कुमार सिंह, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और डायरेक्टर सिनार हॉस्पिटल पटना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मानसिक रोग की जागरूकता के लिए हर कुछ दिनों में एक नया वीडियो लाता हूं। आज इस श्रेणी में मैं एंजाइटी डिसऑर्डर पर अपना यह वीडियो लाया हूं। दोस्तों, यह आपसे गुजारिश है कि यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब चलते हैं हम एंजाइटी डिसऑर्डर पर चर्चा करने। दोस्तों, एंजाइटी डिसऑर्डर न्यूरोटिक श्रेणी की बीमारी होती है और इस बीमारी में 8 से 10 ऐसे विकार होते हैं जिसको हम चिंता विकृति यानी एंजाइटी डिसऑर्डर्स में पाते हैं। दोस्तों, जिस बीमारी यानी एंजाइटी डिसऑर्डर का जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली ICD-10 या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज है। इसका 10वां एडिशन है। इस आधार पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं और इसमें मैं बताऊंगा कि चिंता विकृति के क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे यह अन्य मानसिक बीमारियों से अलग है। दोस्तों, चिंता विकृति की चर्चा करने से पहले हम यहां बताना चाहेंगे कि यह विकार हमारे नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक प्रकार होता है, और इस नर्वस सिस्टम में दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट एंड फ्लाइट नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति तनाव से या किसी स्ट्रेस से गुजरता है, जैसे आप कभी किसी रोड से गुजर रहे हैं और 4-5 कुत्ते आपको घेर लेते हैं और भौंकने लगते हैं और काटने के लिए बढ़ते हैं, उस समय आपके शरीर में क्या परिवर्तन होता है? उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इस नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। यानी इस दौरान व्यक्ति की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती है और सभी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और इस ढंग से व्यक्ति अपने को उस स्थिति से बचा पाता है। ठीक इसके विपरीत एक पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है जिसका लक्षण इसके विपरीत होता है। इसे कूल एंड काम स्टेज में काम करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम समन्वय के साथ काम करती है और ऐसा देखा गया है कि एंजाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता विकृति में यह सामंजस्य बिगड़ जाता है, जिसके चलते एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स के क्या क्या लक्षण हैं। दोस्तों, एंजाइटी डिसऑर्डर का लक्षण है तनाव, घबराहट, पसीना आना, सांस तेज चलना, धड़कन बढ़ जाना, उल्टी जैसा मन करना, मांसपेशियों में कंपन और ऐसा लगना कि हम नहीं बचेंगे। अब हम एक एक करके जो मुख्य चिंता विकृति या एंजाइटी डिसऑर्डर्स है उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला जो विकार है इसमें फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स का समूह है, जिसमें 3 तरह के फोबिया होते हैं। फोबिया जैसे नाम से क्लियर है, इसमें किसी खास वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति या कंडीशन से व्यक्ति को परेशानी होती है, यानी तनाव होता है। जैसे कुछ लोगों को खून देख के डर लगता है, कुछ लोग को ऊंचाई से डर लगता है आदि। अब फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया में व्यक्ति घर से निकलना नहीं चाहता है। उसे बाजार में जाने में, भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने में, ट्रेन में जाने में आदि में डर लगता है और उसे लगता है कि हम वहां से निकल नहीं पाएंगे, इसलिए वह बाहर निकलना अवॉइड करता है। दूसरा फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है सोशल फोबिया, जिसका दूसरा नाम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी है। दोस्तों, इस विकार में व्यक्ति छोटे समूहों में अपना प्रेजेंटेशन देने में उसे काफी परेशानी होती है। जैसे क्लासरूम में यदि किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और अपने कलीग स्टूडेंट्स के सामने उसे कुछ बात पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो वह अचानक घबरा जाता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है
और पसीने पसीने हो जाता है और अपना प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं रख पाता है। तो ये होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर का तीसरा टाइप है स्पेसिफिक फोबियाज, जिसमें अलग अलग वस्तुएं परिस्थिति से व्यक्ति को घबराहट होती है, बेचैनी होती है। दोस्तों, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर के बाद में हम चर्चा करेंगे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। पैनिक डिसऑर्डर को आतंक विकार भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को बिना किसी उद्दीपन, बिना किसी स्टिमुलस को एकाएक बेचैनी, घबराहट, सांसें फूलना, ऐसा लगना कि नहीं बचेंगे हो सकता है। यह सप्ताह में 1 से 2 बार हो सकता है, और यदि किसी खास परिस्थिति में व्यक्ति को ऐसा होता है तो वह उस कंडीशन को अवॉइड करता है। आतंक विकार के बाद में दूसरी बीमारी के बारे में जो चिंता विकृति का टाइप है वह है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में सामान्यकृत चिंता विकृति भी कहते हैं। दोस्तों, सामान्यकृत चिंता विकृति में व्यक्ति को 24/7 एंजाइटी होता है। यह क्रोनिक स्ट्रेस के कारण हो सकता है, और किसी को अगर 24/7 एंजाइटी 6 महीना तक लगातार बना रहता है तो DSM-4 के TR के अनुसार उसे GAD या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसके अलावा OCD एक प्रमुख एंजाइटी डिसऑर्डर ग्रुप में आता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में व्यक्ति के दिमाग में कोई एक तरह की बातें, ख्याल या विचार बार बार आते हैं, और उससे परेशान होकर व्यक्ति कुछ रिचुअल्स भी कभी कभी परफॉर्म करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, ताला चेक करना, बार बार पैसे गिनना। ये OCD के प्रमुख लक्षण होते हैं। दोस्तों, OCD के अलावा एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन भी एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार है, जिसमें किसी दुर्घटना के कुछ मिनटों के अंदर ही व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है, और यह जनरली 1 से 2 दिन तक रहता है। एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी एक इम्पॉर्टेंट एंजाइटी डिसऑर्डर है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को आघात पश्चात तनाव विकृति भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को किसी दुर्घटना या हादसा का तस्वीर बार बार जहन में आता है, उसे फ्लैशबैक होता है, वो ठीक से सो नहीं पाता है, उसके चलते उसे घबराहट, बेचैनी और एंजाइटी की परेशानी होती है। दोस्तों, उसके अलावा एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी एक तरह का चिंता विकृति है, जिसमें नई परिस्थिति में कोई व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाता है तो उसे एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के ग्रुप में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या कन्वर्सन डिसऑर्डर को भी रखा गया है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का प्रमुख एग्जाम्पल ऐसा दौरा पड़ना जिसमें व्यक्ति को मिर्गी नहीं होता है लेकिन फिर भी बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, ऐसा हो सकता है। या कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति पर कोई आत्मा आ जाती है और वो विभिन्न तरह का व्यवहार करने लगता है। तो ये सब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में आते हैं। इसके अलावा एक प्रमुख चिंता विकृति है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसे काया प्रारूप विकृति भी कहते हैं। काया प्रारूप विकृति में व्यक्ति को सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे सर दर्द होना, पीठ में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, सीना में दर्द होना, पेट में गैस बनना, हाथ पैर में खिंचाव होना आदि। तो दोस्तों, इस तरह से संक्षेप में हमने जाना कि चिंता विकृति में कौन कौन तरह के विकार होते हैं। आगे की श्रेणी में मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल्स अलग अलग प्रकार की चिंता विकृति, जिससे आप लाभान्वित हो पाएं। धन्यवाद।